अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पहुंचे थे आयोनाइजेशन एनर्जी तक। तो मैं उसे एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है। मैं चाहूंगा मैं पहले उसे एक्सप्लेन करूं फिर लिखवा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा देखें, लेट्स सपोज अगर मेरे पास सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, सपोज सोडियम सॉलिड फॉर्म में, अगर मैं सोडियम को हीट प्रोवाइड करूं, केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड स्टेट को अगर आप हीट करेंगे बेटा, सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, ठीक है। आपने क्या किया, इस लिक्विड स्टेट में आए हुए सोडियम को मजीद हीट कर दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है। अब अगर आप इस सोडियम गैसियस स्टेट को मजीद हीट करें बेटा, तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और शेल से निकल के बाहर आ जाएगा। मैंने आपके सामने टोटल 3 इक्वेशन लिखी हैं। उसका रीजन ये है कि मैं आपको एम्फेसाइज करवाना चाह रहा हूं कि दिस ओनली एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी उस प्योर एनर्जी को कहते हैं जो कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यूज हुई हो। मेरे कहने का मतलब समझिएगा पहले, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन में जो आपने एनर्जी दी हुई है वो सिर्फ किस पर्पस में यूज हो रही है? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी उस वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है बेटा जब उसका थोड़ा सा पार्ट भी किसी और पर्पस में यूज ना हुआ, सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज हुआ हो? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी पार्ट ऑफ दैट एनर्जी किसी और फंक्शन में किसी और पार्ट में यूज हो रहा है, इसका मतलब है वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। तो ये जो मैंने सर्किल की है इक्वेशन बेटा, इस इक्वेशन में अगर आप थोड़ा फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो आपको समझ आएगा कि इसमें दी हुई एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस में यूज हुई है? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स करते हैं। आप ओ लेवल से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हो कि दुनिया की किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 1। हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 1। हाउ मेनी मोल्स आर देयर? 1। ये सब 1 1 1 मोल है, यस और नो? हम इसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स करते हैं। जब भी हम लोग आयोनाइजेशन की एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं बेटा, तो डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मोल की जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल of electron from 1 mole of gaseous atom बेटा। 1 mole of gaseous atom, energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी बात पे फिर से गौर कीजिएगा। मैंने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड, आपने एनर्जी दी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए या एक्सो?
एंडोथर्मिक। क्यों? आपने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अब सवाल ये है कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल सा जवाब, जब आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बेसिकली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ब्रेक करेंगे, आप बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, हमेशा एंडोथर्मिक। कैसे? मतलब बेटा एक छोटी सी एग्जांपल से जरा यहां समझाता हूं, ट्राई करता हूं, जरा देखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक हो जाए, तो बेटा बॉन्ड ब्रेक करना है ना, बॉन्ड ब्रेक करना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक करेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। जब भी आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस बात को याद रखिएगा। दो की पॉइंट लिखूंगा। पहला की पॉइंट में ये लिख रहा हूं बेटा डेफिनेशन के बाद। फर्स्ट की पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी is an endothermic process. It is an endothermic process because energy is required to break the electrostatic force of attraction. Force of attraction. पहली बात। एक और बात बेटा जो मैंने आपको शुरू में कही, आयोनाइजेशन एनर्जी उस प्योर एनर्जी को कहते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए यूज होती है। ये भी मेरा की पॉइंट है, मैं लिख रहा हूं इसको बेटा, दोबारा देखिएगा, फिर मैं इसे एक्सप्लेन और भी करूंगा। अभी मेरे को इसमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द प्योर एनर्जी to remove an electron only। अगर आपकी एनर्जी किसी भी और पर्पस में यूज हुई, आप उसे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कह सकते बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा उस वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जब आप उसे सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज करें, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूं, देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम सॉलिड है, आपने इसे हीट किया, कैल्शियम +1 गैस में कन्वर्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब मेरी बात को जरा समझते जाइएगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं डेफिनेशन को साइड पे रखो, छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट, इस की पॉइंट के अकॉर्डिंग बताओ व्हाई इट इज नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं आपको बोलने का तरीका सिखा रहा हूं कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी एक प्योर एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज होनी चाहिए। ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्टेट।
solid into liquid, liquid into gas, and then some part of the energy is used to convert into ion or removal of electron. इसका मतलब ये प्योर एनर्जी नहीं हुई, और अगर ये प्योर एनर्जी नहीं है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ये आयोनाइजेशन नहीं है। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, दोबारा देखिएगा। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे मैग्नीशियम को लेता हूं, सपोज करो मैग्नीशियम लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में आपने मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, गुड, ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट एक्सप्लेन करो। तो आप कहेंगे सर some part of the energy is used to convert the state and some part of the energy is used to remove an electron। तो इसका मतलब है ये प्योर एनर्जी तो नहीं हुई ना, और अगर ये प्योर एनर्जी नहीं है इसका मतलब है ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। अब जो मैं एग्जांपल दूंगा मुझे उम्मीद है उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा क्लोरीन एक डायटॉमिक गैस होती है, ठीक है, मैंने इसे कन्वर्ट किया Cl पॉजिटिव गैस के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और इसे एक बनाने के लिए मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस कर दिया मैंने। ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं डेफिनेशन को साइड पे रखिए, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कहेंगे ये प्योर एनर्जी नहीं है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि अगर आप Cl2 लिखते हैं तो Cl2 के अंदर Cl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कुछ एनर्जी का पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हुआ होगा, यस और नो, और कुछ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यूज हुआ होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो गलत होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो प्योर एनर्जी को कहते हैं, लेकिन आपकी दी हुई एनर्जी थोड़ा सा पार्ट ऑफ द एनर्जी किसी और चीज में, किसी और प्रोसेस में यूज हो रहा है, एंड दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग, प्योर नहीं है। एक, अब मुझे उम्मीद है इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। वो लास्ट एग्जांपल देन मैं कंटिन्यू करता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे फ्लोरीन है, उस पे +1 लिखा हुआ है, गैसियस स्टेट है, देखते जा रहे, आपने इसे एनर्जी दी और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यानी +1 वाले में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया, ओके। क्या आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द की पॉइंट बोल रहा हूं। आप बोलेंगे यस, और मैं अगर पूछूं क्यों, तो आपको जवाब देना चाहिए सर आपने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी इज द प्योर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आप इस प्रोसेस के अंदर गौर से देखें, F+1 F+2 में जा रहा है, आपने जो एनर्जी दी है वो किसी और पर्पस में यूज नहीं हो रही सिवाय इसके कि वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है। और आयोनाइजेशन एनर्जी उस वक्त होती है जब वो प्योर एनर्जी हो टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन होती है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी, की पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा बेटा, एग्जामिनर के जितने क्वेश्चन है आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के की पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे, नॉट डेफिनेशन, की पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी उस प्योर एनर्जी को कहते हैं जो कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यूज होती है बेटा। अब मैं चलता हूं एक स्टेप और आगे, जरा देखिएगा, डेफिनेशन क्लियर होने के बाद मैं इसको आगे लेके चलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर ट्रेंड। अब आई होप जितना मैक्सिमम हो सकेगा इंशाल्लाह, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, वैसे मुझे यकीन है आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता तो आज के बाद एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपको हमेशा काम आएगी।
पता है जब भी कोई वर्ड यूज करे ना केमिस्ट्री में ट्रेंड, तो ट्रेंड के दो मतलब होते हैं, सही है, जनरल बता रहा हूं ताकि मुझे आपको बार बार बोलना भी नहीं पड़े और आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। जब भी केमिस्ट्री में वर्ड यूज होता है ट्रेंड, इसके दो मतलब होते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, ये मतलब होता है इसका, यानी कि पीरियड की बात कर रहा हूं। और बेटा पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, यानी किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो आई होप अब आप कभी भी इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी एग्जामिनर बोलता है ट्रेंड बताओ, इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में जाओ, लेफ्ट टू राइट बताओ और टॉप टू बॉटम बताओ। ओके, सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ठीक है, बहुत आसान सा है, सिंपल सा ट्रेंड देखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, वो एनर्जी जो आपने दी किस चीज के लिए, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, उसका ट्रेंड देखते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। लेफ्ट टू राइट, यानी कि बेटा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया पीरियड के अंदर चेक करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, जनरल ट्रेंड देखना चाह रहे हैं। किसी भी एक पीरियड को लिख देता हूं ताकि मेरी बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा पीरियड 3 को ले लेते हैं, सोडियम प्रोटॉन नंबर 11, मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर 12, एल्यूमिनियम प्रोटॉन नंबर 13, सिलिकॉन प्रोटॉन नंबर 14, phosphorus 15, sulfur 16 and so on, left to right। अच्छा, ए लेवल्स को नहीं लेके आता बीच में, ओ लेवल वाले कॉन्सेप्ट से बता देता हूं, जल्दी हो जाएगा। देखिए बेटा सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 1। हाउ मेनी शेल्स आर इन सोडियम, 3। मैग्नीशियम को देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 2। हाउ मेनी शेल्स आर देयर, 3। एल्यूमिनियम को देखिएगा 2 8 3। हाउ मेनी शेल्स आर देयर, 3। 14 को देखिएगा 2 8 4। हाउ मेनी शेल्स आर देयर, 3। 2 8 5। शेल्स कितने, 3। 2 8 6। शेल्स कितने हैं, 3। अब आपने दो बातों का ख्याल रखना है, बहुत सिंपल सी दो बातें बोल रहा हूं, थोड़ा अपनी लॉजिक को यूज कीजिए, जरा कॉमन सेंस यूज कीजिए। पहली बात, किसी एटम का रेडियस किस चीज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट थिंग जिसपे आपका किसी एटम का रेडियस डिपेंडेंट हो, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेल्स। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल अगर आप शेल्स बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, यस और नो। एक चीज सुनो, बताओ लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नहीं। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, लेफ्ट टू राइट रेडियस नहीं बढ़ेगा, कंफर्म। अगर आप कहते हैं कि रेडियस शेल बढ़ने से बढ़ता है, तो बेटा लेफ्ट टू राइट शेल सेम है। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, लेफ्ट टू राइट रेडियस नहीं बढ़ रहा, ओके, बढ़ नहीं रहा। अब आगे देखते हैं क्या होता है, चेक करें। लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये एक एवरेज थर्ड शेल का रेडियस है, एवरेज, बात को गौर से देख सुनिएगा समझिएगा ताकि चीजें समझ में आ जाए। देखिए बेटा सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन है, सिलिकॉन के अंदर 14 प्रोटॉन है, फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन है, और बेटा सल्फर में 16 प्रोटॉन एंड सो ऑन। जरा नोट कीजिए, लेफ्ट टू राइट
नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे, बट लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। सुने आप, लॉजिक समझिएगा। सपोज करो एक एवरेज रेडियस थर्ड शेल का ये रहा, एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन और आया, तो बताओ अगर प्रोटॉन एज अ टाइनी मैग्नेट एक्ट कर रहा हो, तो बताओ एक के बाद दूसरा प्रोटॉन आने से वो फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी नहीं होगी? यस और नो? यानी इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बढ़ गया तो आपकी फील्ड और स्ट्रांग हो गई, इलेक्ट्रॉन्स विल फील मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एक प्रोटॉन और बढ़ गया, एक प्रोटॉन और बढ़ गया, एक प्रोटॉन और बढ़ गया, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। शेल उतने ही है। तो मैं कह सकता हूं अगर प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर किया जाए तो प्रोटॉन की वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो बेटा अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन विल फील मोर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो मैं कह सकता हूं ना लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका रेडियस श्रिंक करता जाएगा। क्यों? न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच रहा होगा। इसीलिए कहते हैं लेफ्ट टू राइट रेडियस छोटा होता जाएगा। ये देखो बेटा, सपोज ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर एंड सो। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या हो जाता है? छोटा होता है। अब बताओ अगर रेडियस छोटा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। ज्यादा एनर्जी दोगे टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन या कम? ज्यादा। और दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन होगी ना, क्योंकि उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या कहते हो? आयोनाइजेशन। तो आप कहते हो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है बेटा। पहले बताओ लेफ्ट टू राइट वाली बात समझ में आ गई कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। छोटा सा समराइज्ड की पॉइंट लिख देता हूं, फिर उसके बाद टॉप टू बॉटम को डिस्कस करता हूं। बेटा मैंने आपसे जो कहा मैं उसे थोड़ा एक फ्रेज में लिख देता हूं, ठीक है? लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं। ये नंबर ऑफ शेल्स या एनर्जी लेवल्स लिख सकते हैं बेटा आप। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम but nuclear force of attraction nuclear force of attraction increases due to increase in number of protons. Hence atomic radius decreases atomic radius decreases consequently ionization energy
increases or ionization energy becomes more endothermic, more endothermic. और आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम्स मोर। अच्छा, मतलब एक बच्चा कहता है लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एक बच्चा बोलता है लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम्स मोर एंडोथर्मिक। दोनों के मतलब सेम है, पता है क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे किसी रिएक्शन के अंदर वो एंडोथर्मिक तो होगा, मगर ज्यादा एनर्जी देने का मतलब ज्यादा एंडोथर्मिक हो गया। दैट्स इट। तो कुछ लोग कहते हैं मोर एंडोथर्मिक, कुछ लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। याद रखना दोनों के मीनिंग सेम। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम्स मोर एंडोथर्मिक बोल दे, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एक ही बात है। ठीक है, दोनों सेम चीज है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसको? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। दैट्स इट। आते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, टॉप टू बॉटम चेक करते हैं। टॉप टू बॉटम ये हमारा था लेफ्ट टू राइट। अब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम पे क्या फर्क पड़ता है। टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की बात कर रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉप टू बॉटम यानी के ग्रुप। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। अब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। और कीप इन माइंड, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी बेटा, याद रखिएगा रेडियस बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है, या पहला फैक्टर जिस पे रेडियस डिपेंडेंट होता है वो है उसका नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। ठीक है, मैं किसी भी एक ग्रुप को कंसीडर कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 को ले लेते हैं। चलो, 3 मेंबर से भी मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा लिथियम का प्रोटॉन नंबर होता है 3। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11। और जैसे पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर होता है 19 बेटा। ठीक है, अच्छा अब आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप कहेंगे 2 and 1। हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 2, 2, 8, 1। हाउ मेनी शेल्स आर देयर? 3। पोटेशियम को देखिएगा बेटा, 2, 8, 8, 1। शेल्स कितने हो गए? 4। अच्छा, अब आप छोटी सी बात को जरा रिवाइज कीजिए ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट टू राइट एक चीज कंफर्म्ड है कि रेडियस नहीं बढ़ रहा। किस बात पे कहा था? क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम थे। अब दोबारा सुने मेरे ग्रुप के अंदर क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं। एक चीज कंफर्म्ड है, क्या? रेडियस बढ़ रहा है। क्यों बोल रहा हूं मैं पता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। उधर मैंने कहा था कंफर्म्ड, कहा था कि रेडियस नहीं बढ़ रहा। यहां क्या कह रहा हूं? कंफर्म कह रहा हूं रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा फर्क देखिएगा। अगर रेडियस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पे क्या होनी चाहिए? वीक। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा या डिफिकल्ट? इजी। कम एनर्जी दोगे और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो आप कहते हो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि लेस एंडोथर्मिक होता है। अब यहां पे टेक्निकल सवाल बनता है, बड़ा परफेक्ट सवाल बनता है कि सर आप कहते हैं टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होती है। हाँ, मैंने कुछ ऐसे ही कहा। तो आपको एक सवाल बनना चाहिए दिमाग में कि सर आप कह रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो रही है। हाँ, मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है? टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं। और से देखो बेटा, सबसे पहले वाले में कितने प्रोटॉन हैं? 3।
उसके बाद कितने हैं 11, उसके बाद कितने हैं 19, उसके बाद कितने होते हैं 35, ओ सॉरी कितने होंगे 38 37। अंदाजा लगा, अगर टॉप टू बॉटम आप कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो रही है, भाई न्यूक्लियर फोर्स तो प्रोटॉन की वजह से होती है, तो टॉप टू बॉटम तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस? गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज नहीं होती, न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले आप 100 रुपए में ज्यादा चीजें खरीद सकते थे, आज आप 100 रुपए में कम चीजें खरीद सकते हैं, तो क्या 100 रुपए चेंज हो गए? नहीं, उसका इफेक्ट चेंज हो गया। जितनी पावर 100 रुपए में थी उतनी नहीं है, उसके जो भी फैक्टर है, दफा करो, हम इकोनॉमिक्स नहीं डिस्कस कर रहे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, टॉप टू बॉटम आपके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, इफेक्ट ही बढ़ रहा है। जितना इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई तो फैक्टर है, जी हाँ एक फैक्टर है, उस फैक्टर की वजह से आपकी इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स नहीं बढ़ रही। तो मैं पता एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, हमेशा याद रखनी है, दो अलग अलग बातों को जिंदगी में कभी मिक्स मत कर देना, गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है? प्रोटॉन से। प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रही है, खत्म। बट उसका इफेक्ट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये डिस्कशन वाली चीज है, और वही डिस्कस करेंगे कि टॉप टू बॉटम अगर रेडियस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स भी तो बढ़ रही है, फिर उसका इफेक्ट क्यों नहीं बढ़ रहा? इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करना क्यों हो रहा है? व्हाई? कम एनर्जी देकर, क्योंकि भाई 19 प्रोटॉन की अट्रैक्शन तो और ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 11 प्रोटॉन की अट्रैक्शन लिथियम से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। तो कौन सा फैक्टर है जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इफेक्ट को खत्म कर रहा है? और वो फैक्ट है बेटा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं बेटा? थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। अभी लुक एट हियर, यहां देखिएगा बेटा, मैं इनके स्ट्रक्चर्स बना देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, इसमें 3 प्रोटॉन। ये लिथियम का फर्स्ट शेल और ये लिथियम का सेकंड शेल, ठीक है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम हो गया। अच्छा जरा सोडियम को देखिएगा बेटा, ये सोडियम का न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट ना, ताकि बात समझ में आए। ये हो गया आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज। ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल है जिसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं बेटा, और 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, ठीक है। इसी तरह ये आपका सोडियम का थर्ड शेल हो गया बेटा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हो गया, सही बना रहा हूं। आ जाए बेटा जरा पोटेशियम पे आ जाइएगा। लुक एट हियर, पोटेशियम के न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। चलो सपोज ये हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बेटा पहले शेल में। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ देखिएगा बेटा,
1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज, ठीक है, और ये इसका फोर्थ शेल बेटा। 1। अब गौर से देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब लिथियम से स्टार्ट करते हैं, गौर से देखिएगा बेटा, लिथियम से स्टार्ट करते हैं, जब लिथियम के 3 प्रोटॉन्स इस आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, उसे समझिएगा, और से देखें। ये रहा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और ये रहे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। गौर से देखिए, जब न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जब न्यूक्लियस इसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का दे रहे थे, रिपेल कर रहे थे। न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, अपनी तरफ खींचा, सही है, अपनी तरफ, और अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन उसे क्या भेज रहे हैं, बाहर की तरफ। ये बिल्कुल ऐसा है, यहां देखिएगा, आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा ना बेटा, ये देखें, एक लड़का ये रहा, एक लड़का ये रहा, इनके बीच में एक रस्सी है, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। अब गौर से देखिए, दोनों ने अपनी अपनी ताकत लगाई हुई है, फुल ताकत लगाई हुई है। एक बच्चा आता है, इधर खड़ा हो जाता है, और वो इस बच्चे को दूसरी तरफ धक्का देता है, उसकी तरफ। तो बताओ, इस बच्चे की वजह से इसकी स्ट्रेंथ इफेक्ट होगी या नहीं होगी? यानी ये जितनी फोर्स लगा सकता था, उस लगा तो रहा है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा बच्चा बेईमानी कर रहा है, आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये वाला बच्चा उसे बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट ये होगा कि इस बच्चे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। सेम यही काम वहां हो रहा है, जरा देखिएगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन उसे बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं। जरा सेकंड वाले केस में देखिएगा, लुक एट हियर, 11 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ लाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। बेटा, ये अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन इसे बाहर की तरफ धक्के दे रहे होंगे, जाओ दफा हो जाओ, अंदर मत आओ। ये जो अंदर वाले हैं, ये उस इलेक्ट्रॉन को कहां भेज रहे हैं? बाहर। जबकि न्यूक्लियस उसे कहां खींचना चाह रहा है? अंदर की तरफ। तो ये जो शरारत कर रहे हैं, ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप लास्ट वाले केस में देखिएगा बेटा, आपको बात समझ में आ जाएगी, न्यूक्लियस का इफेक्ट क्यों कम हो जाता है। दोबारा देखिए, ये 19 प्रोटॉन मिलकर के इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ शरारती इलेक्ट्रॉन है कौन? 18 इलेक्ट्रॉन है, जो उसे अंदर आने ही नहीं देंगे, बल्कि क्या करना शुरू कर देंगे? रिपेल करना शुरू कर देंगे। हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होता है, दूर हटो, पीछे जाओ, मेरे पास मत आओ, दफा हो जाओ, ऐसे बोलते रहते हैं। हमें सुनाई नहीं देता, अलग बात है, वैसे बोलते यही है, दफा हो गए, कहाँ आ रहा है, किधर घुस रहा है, चल ये देख। पसंद नहीं करते एक दूसरे को, बोलते हैं चलो पीछे हो जाओ। अब आप सोचो, जितना इफेक्ट न्यूक्लियस का होना चाहिए था वो होगा नहीं। इस फिनोमिना को बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो व्हाट इज शील्डिंग? inner shell electrons will reduce the nuclear force of attraction। तो वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब रिड्यूस होके क्या रह जाएगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उसका जो भी इफेक्ट बाकी बचा। इसीलिए टॉप टू बॉटम न्यूक्लियस में प्रोटॉन भले बढ़ रहे हो, उनका इफेक्ट नहीं बढ़ता, क्योंकि अंदर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स वो करने नहीं देते। इस बात को हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है बेटा? डिक्रीज हो रही होती है। अब जरा देखिएगा, मैं इसे लिखता हूं पहले, फिर मैं इसे
फिर मैं कंपेयर भी करूंगा ऐसे, सही है? अभी देखिएगा, वेट, अभी बात नहीं खत्म हुई। जैसे टॉप टू बॉटम के लिए मैं लिखना चाह रहा हूं नंबर ऑफ शेल्स increases shielding or screening effect increases, hence effective nuclear force of attraction decreases, consequently ionization energy decreases, और आप इसको एक और तरीके से ही बोल सकते हैं, शाबाश, ionization energy becomes, ionization energy becomes less endothermic। अब यहाँ एक्सोथर्मिक का वर्ड यूज मत करो, हाँ वो हम लोग करेंगे आगे, लेस एंडोथर्मिक। अच्छा, अब यहाँ पे अभी एक बात रहती है, अभी एक चीज रहती है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ देखिएगा, ताकि आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूं, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपने मेरी बात को कितना समझा। लिथियम वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं? दो। शील्डिंग किसकी वजह से होती है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जब तक आप सही बोलना नहीं सीखेंगे ना बेटा, तो लोग आपको हमेशा पछाड़ देंगे, आप गड़बड़ी कर देंगे, सवाल पूछने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपसे कुछ सवाल पूछेगा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छा रखो। आप शील्डिंग किन इलेक्ट्रॉनों की वजह से समझते हैं? शील्डिंग इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे पूछूं ये बताओ, लिथियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं? दो। बेटा सोडियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो शील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं? 10। शील्डिंग इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। और पोटेशियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तुम्हें पता है इससे नीचे वाले एलिमेंट के अंदर 32 हो जाएगा। 32 इलेक्ट्रॉन है जो इनर शेल में होंगे, जो क्या क्रिएट करेंगे? शील्डिंग क्रिएट। अब आपको बात समझ में आ गई? अब मेरा एक सवाल है, थोड़ा सोचो कि यार हमने लेफ्ट टू राइट शील्डिंग की बात क्यों नहीं की? तो आप परफेक्ट स्टेटमेंट क्या बोलोगे? व्हाई वी डोंट डिस्कस शील्डिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? व्हाई हमने ये वाली बात यहां क्यों नहीं डिस्कस की, लेफ्ट टू राइट? आपको जवाब देना चाहिए, गुड, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। चेक कर, ये देख, यहां देखिएगा बेटा, ये रहे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, 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 एंड सो ऑन। आप चेक करें, लेफ्ट टू राइट इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम। बस दो आखिरी बातें, बात उसके बाद खत्म मेरी बात। बात समझ में आ गई? हम लोग क्यों डिस्कस नहीं करते लेफ्ट टू राइट? हम लोग लेफ्ट टू राइट इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि लेफ्ट टू राइट इनर शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। एक बात। दूसरी बात बेटा, एक और चीज देखिएगा, कट हियर, मैं शील्डिंग की एक डेफिनेशन यहाँ लिख दूं ताकि तुम्हें याद रहे। बस एक आखिरी दो बातें बस डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसको इंशाल्लाह एंड करूंगा। बट दो बातें पहले सुन लो, एक छोटा सा की पॉइंट, इससे मैं शील्डिंग की डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है? The phenomena in which
मैं लिख भी रहा हूं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स reduce the nuclear force of attraction on valence shell electron. Is called, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, आई एम सॉरी, बट मैं बोल रहा हूं, लिखिए, इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. एक आखिरी बात, अगर तुम में से कभी किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आए, तो मैं इसलिए पहले से बता देता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, और मैंने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किया, सपोज करो आप 13 है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, सॉरी, हाँ 3s2 और 3p1, ठीक है बेटा. अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, अगर कोई शख्स ये कहता है कि सर क्या ये 3p का इलेक्ट्रॉन 3s के इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग फील कर सकता है, दोनों सेम शेल में, दोनों के शेल सेम है, बट दोनों के सब शेल, सब एनर्जी लेवल चेंज है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर अगर एक 3p में है और एक 3s में, तो क्या 2p में, तो डेफिनेटली अंदर का शेल हो गया, सेम शेल के अंदर डिफरेंट सब एनर्जी लेवल एक दूसरे को शील्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि 3s अंदर होगा और 3p बाहर होगा. बट याद रखिएगा, दैट शील्डिंग इज नेग्लिजिबल. ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि पता नहीं क्यों कभी कभी, बहुत कम हुआ है वैसे तो, लेकिन ना कभी कभी आपका एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में इस तरह की बातों को एक्सेप्ट कर लेता है. हालांकि ये वाली शील्डिंग क्या है, गलत है. देखो मेरा एग्जामिनर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चलने दे, दफा करें, आप उसके बीच में नहीं आए, ठीक है. लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शील्डिंग किसकी वजह से होती है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन से, राइट. तो अगर कभी कोई आपको ये बोल दे कि यार ये बताओ कि अगर शेल सेम हो और एनर्जी, जो सब एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट हो, तो क्या जो लोअर सब एनर्जी लेवल होगा वो हायर सब एनर्जी लेवल को थोड़ा शील्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है. उसके इलेक्ट्रॉन भी शील्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बट दैट शील्डिंग इज नेग्लिजिबल. एक्चुअली जो पावरफुल शील्डिंग होती है वो किसकी होती है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन से. तो मैं इसलिए बच्चों को ये एहतियातन बताता हूं कि यार अगर कोई तुमसे बोले कि नहीं शील्ड, नहीं वैसे तो तुमसे कोई डायरेक्ट पूछेगा नहीं कि शील्डिंग में इनर शेल के साथ सब शेल का जिक्र किया जाए, कोई नहीं पूछता. बट होते हैं ना पागल भी लोग होते हैं वैसे, आपको बोले ये बता, अब बता शील्डिंग होगी नहीं होगी, तो बोलो शील्डिंग होगी, उसकी भी डेफिनेटली, वो अंदर है, अंदर वाला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा, बट वो नेग्लिजिबल होती है, वी डोंट कंसीडर इट. दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट वी डोंट कंसीडर. हम लोग लेफ्ट टू राइट शील्डिंग सिर्फ किसकी कंसीडर करते हैं? इनर शेल की, और बाकियों को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं. तो बेटा बात समराइज करता हूं, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज. और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज. आई होप मैंने आज का लेक्चर पूरी डिटेल में दिया है. ये था इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. अब हम इससे रिलेटेड इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे. मोस्ट आई एम होपफुली हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह. तो आई होप आप रिवाइज जरूर कर रहे होंगे साथ साथ, ठीक है. तो बेटा इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक की इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा बेटा. हाफिज.